Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 शीर्षक का नाम है वश की यात्रा। क्या शीर्षक का नाम है? वश की यात्रा। और लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इस व्यंग्यात्मक, सबसे पहले तो आपको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि यह कहानी जो है वह व्यंग्यात्मक कहानी है या व्यंग है एक तरह से। कहानी हम उसको नहीं कह सकते, यह एक व्यंग है और व्यंग्यात्मक ढंग से इस पाठ को हरिशंकर परसाई जी ने लिखे हैं। और इस पाठ में आप जगह जगह पर ऐसा अनुभव करेंगे कि व्यंग किया गया है। अब है कि इस पाठ में चर्चाएं जो की गई है, इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हरिशंकर परसाई जी एक बार अपने मित्रों के साथ यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करके वे एक गंतव्य स्थान तक जाना है, उनको अपने घर पहुंचना है, जाना चाहते हैं। तो यात्रा घर तक पहुंचने के लिए उन्हें जबलपुर से ट्रेन मिलेगी। उससे पहले उन्हें बस पकड़ना है और यह बस सतना से चलेगी। तो हरिशंकर परसाई जी बस का सफर करना चाहते हैं, लेकिन जिस बस से वो सफर करना चाहते हैं उस बस की स्थिति सही नहीं है, उसकी दशा सही नहीं है। इसीलिए जो लोग उनको छोड़ने के लिए आ रहे हैं वह ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं जैसे वह उनको यानी लेखक को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो इस कहानी में, इस पाठ में आप व्यंग से भरा अनेक वाक्य देखेंगे। अब है कि सबसे पहले आप इसमें पहला जो हम आपको पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं उसमें बस की स्थिति यानी वयोवृद्ध जो बस की स्थितियां हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेखक बस से सतना तक की दूरी तय करना चाहते हैं। कहां तक जाना चाहते हैं वो? बस से सतना तक की दूरी तय करना चाहते हैं और वहां से वह जबलपुर तक की यात्रा ट्रेन से करके अपने घर पहुंचना चाहते हैं। यानी पहले बस पकड़ेंगे कहां, जहां से वह बस उनको सतना तक की दूरी तय करेंगे और उसके बाद वे ट्रेन पकड़ेंगे जो ट्रेन उनको जबलपुर तक ले जाएगी और उसके बाद वह अपने घर पहुंच जाएंगे। लेखक जिस बस से यात्रा करना चाहते हैं उसकी हालत सही नहीं है। वह बहुत पुरानी बस है। बस कंपनी के हिस्सेदार जो उसी बस से यात्रा कर रहे थे उनसे लेखक पूछ बैठते हैं कि क्या बस चलती भी है। यानी एक प्रश्न पूछ रहे हैं बस कंपनी के हिस्सेदार से, क्या बस चलती भी है? तो इसका जवाब आता है कि बस चलेगी क्यों नहीं। क्या कहते हैं कंपनी के हिस्सेदार साहब कि बस चलेगी क्यों नहीं। उसके बाद फिर लेखक पूछते हैं कि क्या वह अपने आप चलती है, यानी व्यंग कर रहे हैं। तो इसका भी जवाब कंपनी के हिस्सेदार क्या देते हैं? अपने आप चलती है। और जो लोग लेखक को बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे वे ऐसे देख रहे थे जैसे कि
अंतिम विदाई दी जाती है। अंतिम विदाई समझते हो, जब कोई गुजर जाते हैं, संसार को छोड़ते हैं, तो वो अंतिम विदाई उन्हें मिलता है। उसमें लोग बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो जो लोग उनको छोड़ने आए थे वो समझ रहे हैं कि शायद आज इनकी अंतिम विदाई दी जा रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि वयोवृद्ध बस का ये हाल है। अब बस ने किया सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन जैसा दृश्य। अब आप देखेंगे कि बस स्टार्ट होते ही लेखक को ऐसा लगा जैसे पूरी बस ही इंजन हो। क्या लग रहा है लेखक को कि पूरी बस इंजन है और हम इंजन पर बैठे हैं। यानी जहां बैठे थे लेखक को ऐसा अनुभव हो रहा है कि शायद इसके नीचे भी इंजन लगा हुआ है और बस का जितना भी पार्ट था वह एक दूसरे से लग रहा था जैसे अलग होने की अवस्था में है। इसीलिए लेखक ने ऐसा कहे कि शायद लगता है असहयोग आंदोलन की तुलना उसको उन्होंने दिया। तो असहयोग आंदोलन से तुलना किए हैं जो गांधी जी के समय में चला था। यानी क्या, सहयोग नहीं, यानी बस का पार्ट जो था वो एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया था। इसके बाद पूरी बस बुरी तरह हिल रही थी। बचे हुए खिड़की के कांच पहले ही टूट चुके थे। यानी खिड़की जो थी उसका कांच भी पहले टूट चुका था और खिड़की भी अपना जगह छोड़ दिया था। इस तरह लेखक को ऐसा लगा जैसे बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा की तरह की राह पर चल रहा हो। यानी क्यों उसको उन्होंने, लेखक ने क्यों इनको इस बस को सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन से तुलना किया, क्योंकि सविनय, विनय के साथ अवज्ञा यानी क्या, आपका कहना नहीं मानेंगे। यानी बस इस स्थिति में थी कि वह कंपनी के किसी हिस्सेदार का कुछ नहीं सुन सकती। तो यह हो गया सविनय अवज्ञा। वो कह रही थी कि शायद अब मुझे इस वृद्धावस्था में छोड़ दो। और असहयोग, बस का पार्ट हिल रहा था जिस कारण से ऐसा लग रहा था लेखक को कि शायद यह असहयोग की भावना से चल रहा है। यानी इसका बस का एक पार्ट भी एक दूसरे को, एक पार्ट जितना भी था वो एक दूसरे को सहयोग नहीं करना चाहता था। इसलिए लेखक ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन से बस की स्थिति को देखते हुए तुलना किए हैं। अब है इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि लेखक डर गए थे। लेखक के डरने की क्या बात है? लेखक क्यों डर गए? लेखक तो अपने जान को हथेली पर रख करके ही समझ रहे थे कि यात्रा कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है उन्हें डर होना। और डर का कारण और भी था कि जगह जगह बस जो है वह रुक जाती थी। अब देखिए, लेखक के डर का कारण यह था कि उन्हें पता लगा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब जिस बस से वो यात्रा कर रहे थे उस बस के जो इंजन है उसकी टंकी में, यानी उस बस का जो पेट्रोल का टंकी है उसमें छेद हो गया। ड्राइवर क्या किए तो पेट्रोल को बाल्टी में निकालने के लिए प्रयास किए। उन्होंने नली के द्वारा पेट्रोल को वो टंकी में से निकाला और फिर इंजन तक पहुंचाने का प्रयास किए। कौन? वह ड्राइवर। यानी बस की ऐसी स्थिति थी कि पेट्रोल की टंकी में छेद होने के बाद उसमें नली लगा करके उस पेट्रोल को उन्होंने बाल्टी में निकाला और फिर इंजन तक पहुंचाने का प्रयास उस पेट्रोल को वह बस के ड्राइवर ने किया। इस तरह से उन्हें लगा कि कंपनी के हिस्सेदार बस के इंजन को लेकर उसी प्रकार बैठे हैं जैसे
माँ बच्चे को गोद में लेकर के बैठती है और उसे बोतल की सहायता से दूध पिलाती है। यानी क्या लग रहा था लेखक को कि ड्राइवर जो है इंजन को उसी प्रकार अपने गोद में ले लिया है जैसे माँ बच्चे को क्या करता है, गोद में लेकर के बोतल के माध्यम से उसे दूध पिलाती रहती है। तो इस तरह से जब भी कोई रास्ते में पेड़ आता तो लेखक डर जाते थे कि कहीं बस पेड़ से टकरा जाएगी और झील में गिर जाएगी तो शायद लगता है कि मेरी बस की क्या, मेरी भी अंत्येष्टि बस के साथ ही हो जाएगी। यानी ऐसी स्थिति लेखक ने देखा। इस तरह से इसलिए इसी सब कारण से लेखक डरे हुए थे। अब बस की दशा जो थी वह वृद्धा के जैसा, एक पॉइंट तुमको मैंने बनाया कि बस की जो दशा थी वह वृद्धा के जैसा। अब वृद्ध व्यक्ति को देखो, वृद्ध व्यक्ति प्राय आप लोग हर गांव समाज में वृद्ध व्यक्ति को देखे ही होंगे बच्चों। वृद्ध व्यक्ति की तुलना बस से की गई क्योंकि वृद्धावस्था में व्यक्ति का आँख की ज्योति चली जाती है, कान से वह कम सुनते रहते हैं, यानी शरीर का यानी क्या चलने में उन्हें दिक्कत होती रहती है, वो लाठी के सहारे चलना चाहते रहते हैं तो उठने बैठने में दिक्कत होती रहती है। तो यानी इसी तरह का दृश्य बस के साथ भी था। इसलिए लेखक ने क्या किए तो बस की दशा वृद्धा जैसी उसको तुलना करके बताए। अब बस तो रुक गई थी, पुनः उसे ठीक किया गया। बस रुकने पर उसके जो हिस्सेदार थे बस को एकदम ठीक बताया, वो कहते थे नहीं बस बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आप उसको देखेंगे कि पर कमजोर चांदनी रात में बस उस वृद्धा की भांति लग रही थी। यानी किससे तुलना किया गया, जैसे वह कमजोर चांदनी रात में वृद्ध को सुनाई नहीं पड़ता रहता है, ठीक उसी तरह से लेखक ने कहे कि शायद लगता है बस की भी रोशनी चली गई थी और वह चांदनी रात में वृद्धा के समान भांति दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था कि बस यही दम तोड़ देगी और इसी सुनसान में इसकी अंत्येष्टि करनी होगी, यानी जहां कोई नहीं हो सुनसान जगह कहलाता है। तो लेखक को ऐसा अनुभव हो रहा था कि शायद इसी सुनसान जगह में बस दम तोड़ देगी और इनकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन पुनः बस ठीक होने के बाद चल पड़ी, बस को पुनः ठीक किया गया और बस फिर आगे बढ़ी। इस प्रकार लेखक ने बस को वृद्धा व्यक्ति से तुलना किए हैं। जिस तरह वृद्ध व्यक्ति अवस्था के कारण अपने शारीरिक क्रियाकलाप जैसे कान, आंख, पैर, हाथ इत्यादि से कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बस की हालत भी हो गई थी। अब बस जब गुजर रही है तो एक पुलिया आता है बच्चों। जब वह पुलिया पर पहुंचती है बस तो लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि अगर बस थोड़ी भी रफ्तार को तेज करेगी बस का ड्राइवर तो बस कहाँ जाके गिरेगी, पुलिया के नीचे। यानी कहाँ, पुलिया के नीचे नाले में जाकर के गिरेगी। इस प्रकार लेखक को बस को श्रद्धा भाव से देखते हुए इतने घटिया टायर वाली बस में जानबूझकर यात्रा करते हुए अपने आप पर आश्चर्य हो रहा था। अब इसकी बलिदान की भावना देखकर लेखक ने सोचे कि इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। घिसा टायर लगाकर पूरा बस को चलाया गया, पर लेखक ने बस की ऐसी दशा देखकर समय पर गंतव्य तक पहुंचने का आशा करीब करीब वह छोड़ चुके थे। यानी लेखक को यह पूरा भरोसा था कि अब हम समय पर क्या सही स्थिति में पहुंच भी पाएंगे या नहीं। लेखक को
अपने आप पर से भी भरोसा उठ गया था। बस का कौन पूछे, बस की हालत तो जर्जर थी ही। लेखक अपने यात्रा पर भी उसी तरह से देख रहे थे कि शायद यह यात्रा पूरी होगी भी या नहीं। इस तरह से बहुत ही सुंदर ढंग से, व्यंग्यात्मक ढंग से लेखक हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ को लिखे हैं, जिसका शीर्षक था यानी बस की यात्रा। तो बच्चों, अब आपके पास मैं कुछ थोड़ा सा इस पाठ में आए कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं, जिसको मैंने श्याम पट पर भी लिख दिए हैं आपको। आप इसे देखेंगे शब्दार्थ के रूप में कि जैसे निमित्त शब्द आएगा। इस पाठ को जब आप स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको एक निमित्त शब्द मिलेगा, जिसका अर्थ होता है कारण या साधन। अब गोता शब्द भी आएगा। इसमें आपको लिखा हुआ होगा कि जैसे बस गोता लगा रहा हो, जब गिरेगी वह बस झील के मैं तो लगा ऐसे गोता लगा रहा हूं। तो ऐसे कैसा, इसका गोता का क्या अर्थ हुआ? डुबकी लगाना। इत्फाक यानी संजोग, इत्फाक से यानी संजोग से वो आगे, ऐसे हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं। तो इत्फाक का अर्थ क्या है? संयोग। वियावान, जंगल उजाड़खंड, यानी वियावान को हम क्या कह सकते हैं? जंगल। अंत्येष्टि, मृतक कर्म या दाह कर्म, अंत्येष्टि। प्रयाण, प्रस्थान या फिर मरना, यानी क्या? चल देना। बेताबी, बेचैनी। इस तरह से आप और भी कठिन शब्द अगर आपके पास आएंगे तो जब कभी भी हम आपसे इस साल के अंत तक या कभी मिलेंगे तो आप हमसे पूछने का प्रयास करेंगे और उसे आप घेर घेर करके उन शब्दों का चयन करके कॉपी में नोट कर लेंगे। बच्चों, इस पाठ को हरिशंकर परसाई जी ने बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से लिखे हैं। जब आप स्वयं से पढ़ेंगे तो आपको भी समय समय पर उसे पढ़ने के बाद हंसी आएगी। तो इस तरह से आप इस पाठ को एक बार पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। मैंने भी इसका सार बताया है, बस किस किस स्थिति से गुजरी है उसके बारे में बताया है, बस के कंपनी क्या कर रहे थे, लेखक कैसा सोच रहे थे, उन बातों की चर्चा मैंने किया है। तो इस तरह यह पाठ आज पढ़ा करके मैंने अंत किया। अब अगले रोज आपको मैं प्रश्न और उत्तर इस पाठ का कराऊंगा। आज इतना ही। आप सभी को इसके लिए धन्यवाद कि आप मेरी पढ़ाई को ढंग से सुने।